भाई कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में जितनी वैकेंसीज खुली हैं, इसमें एक चीज तो बहुत क्लियर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जितने भी बी बीटेक वाले हमारे बंदे हैं, आप ये ध्यान से सुन लीजिए कि आपके लिए इस वैकेंसी में एक रोड़ा आएगा, और वो ये है कि अगर आपने बी बीटेक में लेटरल एंट्री ली हुई है डिप्लोमा के थ्रू, है ना, अगर आपने डिप्लोमा किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से, है ना, और उसके बाद आपने कंप्लीट करके यहाँ पर आए हो, इन तभी इस केस में आप बी बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें जो मेन मांगा गया है ना, वो डिप्लोमा ही मांगा गया है दोस्तों। इसमें जो मेन मांगा गया है वो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग विद मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, और इसमें बहुत सारी पोस्ट है दोस्तों, वेल्डर वगैरह सबके लिए बताने वाला हूं मैं अभी आपको, है ना, वेल्डर, फिटर, प्लम्बर, बहुत सारे। तो यानी कि आईटीआई वाले तो तैयार रहे ही रहे, जिन्होंने आईटीआई किया हुआ है तो उनके लिए तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें। डिप्लोमा, अगर डायरेक्ट आपने सिर्फ डिप्लोमा किया तो भी आपके लिए बहुत सारी चीजें। अगर आप सिर्फ 10th पास हैं तो अब वो 10th पास इसी में चले आएंगे ना, 10th प्लस प्लस आईटीआई, ये तो इसमें चले आएंगे, डिप्लोमा वाले इसमें चले आएंगे। समझ गए ना आप मेरी बात। बी बीटेक अगर अलग से है आपके पास, अगर आपने ये सब नहीं किया और अलग से आपके पास बी बीटेक है, तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे दोस्तों, है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। अगर आपने डिप्लोमा नहीं किया है, आपने आईटीआई नहीं किया है, आपके पास सिर्फ बी बीटेक है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं बोलेंगे सर मैंने बी मैकेनिकल से किया, क्या मैं इसमें अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें बहुत सारी बातें कही हैं, हम बहुत धीरे धीरे बात करेंगे। और ध्यान सुनिए दोस्तों, क्या होता है कि आजकल जो मुझे कमेंट्स मिलते हैं वो ऐसे हैं कि सर सिलेबस बता दीजिए। तो मैं अभी अगला वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में यही बताते बताते बहुत टाइम हो जाता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं कि आप जब सिलेबस के लिए आओ ना, तो आप मेरा ये वीडियो स्किप ना करते रह जाओ कि आप ढूंढते रह जाओ सर ने सिलेबस कहाँ बताया तो उस जगह पे पहुंच जाए। तो इन सबकी दिक्कतों को आपको समझता हूं मैं, और क्योंकि मैं आपके टाइम के लिए ही जाना चाहता हूं भैया, क्योंकि देखिए आपको टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है बचाना। ठीक है, तो इसमें हम सिर्फ बात करेंगे इस नोटिफिकेशन में क्या क्या चाहिए, एज क्या है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, कौन फॉर्म भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है ना, बी बेटे के सारे लोचे जितने भी होते सारे इन पर बात कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद मैं सिलेबस से बात कर दूंगा कि आपको क्या पढ़ना है, क्योंकि क्या है कि देखो इसमें रिटर्न भी होना है, और इसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट भी होगा, क्योंकि भाई अगर डिप्लोमा मांग रहा है तो बनी बात है, आपके ट्रेड से, आपसे जुड़ी हुई फील्ड से क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के पेपर में। ठीक है, तो वो कैसा क्वेश्चन होगा, कैसा होगा। और आईटीआई वालों का जो ट्रेड लेते हैं वेल्डिंग वगैरह, उससे क्वेश्चंस आते हैं, एक पूरा अलग पेपर होना है, क्योंकि 2 पार्ट में होना है, तो एक ऑब्जेक्टिव टाइप अलग है, और फिर एक आपका ये प्रैक्टिकल और ट्रेड टेस्ट अलग है। तो इसके लिए आपको तैयार होना है। ठीक है, तो मैं आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ कि आप बने हुए हो। ठीक है, चलो दोस्तों, कैसी भी जानकारी लगे मुझे जरूर बताना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर जल्दी से आपके लिए बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं भैया, ये मिनी रत्न कंपनी है, जैसा कि आपको नाम समझ में आ रहा होगा, मिनी रत्न कंपनी। ठीक, और इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, और जो पोस्ट है ना यहाँ पर वो है वर्कमैन की। ठीक है, वर्कमैन, और ये यहाँ पर कोच्चि में ये है खाली पोस्ट, ये आपको ध्यान रखना है। इनकी बहुत सारे, मैं वेबसाइट पे भी अभी दिखाऊंगा आपको, बहुत सारी जगह रहती है, पर ये भी कोच्चि में खाली है। तो यहाँ पर क्या है ना दोस्तों, अब आप देखेंगे कि मैं बात करने वाला हूँ पोस्ट के ऊपर, एजुकेशन क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है, कि एक्सपीरियंस कितना चाहिए वो। ठीक है, तो बस सुनते हैं ध्यान से। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि पहला इन्होंने मांगा है सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन। सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन, और ये मैकेनिकल वाला है। ऐसे ही सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन एक इलेक्ट्रिकल का आएगा। ऐसे ही नीचे चले जाओगे आप तो सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रॉनिक्स का आएगा, और ऐसे नीचे चले जाओ तो सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन इंस्ट्रूमेंटेशन का आएगा। फिर ऐसे ही आप चलते जाओ। लेकिन अब देखो यहाँ पर मतलब सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन खत्म हो गए, इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए था, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए था, और मैकेनिकल चाहिए था, और इलेक्ट्रिकल चाहिए था। ठीक है, इन सभी के लिए दोस्तों सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा मांगा गया है। डिप्लोमा किसमें? 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर से 60% के साथ। ठीक है, तो मैकेनिकल के सबके लिए नहीं भैया, जहां पे सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल लिखा है वहां पर मैकेनिकल का डिप्लोमा चाहिए, जहां पे इलेक्ट्रिकल लिखा है वहां पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए। सर क्या सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ही इलेक्ट्रिकल ड्राफ्ट्समैन के लिए भर सकते हैं? नहीं, अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ना करके ई ट्रिपल ई होती है ना, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी की है तो भी भर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो भी भर सकते हो, लेकिन डिप्लोमा ही होना चाहिए। आपने बी बीटेक किया तो नहीं भर पाओगे। हाँ, लेकिन अगर बी बीटेक में आपकी डिप्लोमा कर करके लेटरल एंट्री है तो आप इसे भर पाओगे। समझ गए? मैं पूरा डाउट क्लियर कर रहा हूँ, इससे परेशान मत होना। और 60 डिग्री तो चाहिए तो आपको क्लियर हो गया। अब ऐसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, तो इसमें कौन भर सकता है? इसमें भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग। ये देखो ध्यान सुनो, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, तो ये मत कंफ्यूज होना कि सर इसमें कहाँ भर दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है तो भर सकते हैं आप इलेक्ट्रॉनिक्स वाला, या आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से किया तो भर सकते हैं, है ना, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नीचे कर दो जरा इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी भर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाले को 60% इसके साथ। ठीक है, अब भाई ये जो भी रहे हो, और एक और देख लो, एक और बचा अपना, नहीं बचा है ना, सारे खत्म हो गए इंस्ट्रूमेंटेशन वाले सारे। सर ये तो हो गए एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहा डिप्लोमा चाहिए था। ठीक है, अब इसमें सर एक्सपीरियंस की कुछ बात है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, 2 साल। जितने भी सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन लिखे ना, सबसे 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, सभी में चाहिए। ठीक है, अब सर 2 साल का एक्सपीरियंस कहाँ चाहिए भाई?
अब ये जो फील्ड है ना, जैसे मैकेनिकल की पोस्ट है ड्राफ्ट्समैन की, तो इसमें मैकेनिकल में आपने कहीं ना कहीं काम किया हो, ठीक है, या तो आपने शिप ड्राफ्ट्समैन के रूप में काम किया हो, या तो ड्राफ्ट्समैन के रूप में, या तो वर्कमैन, मतलब काम किया हो कैसे भी करके 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आपने किसी शिपयार्ड में या किसी भी इंजीनियरिंग कंपनी में, है ना, कहीं पर भी, चाहे वो सेमी गवर्नमेंट हो, चाहे वो मतलब प्राइवेट ही क्यों ना हो, सब चल जाएगा, गवर्नमेंट हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, कुछ भी हो, बस आपने 2 साल अगर कहीं काम किया और आपके पास सर्टिफिकेट, दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो बिना झिझक के। और ऐसी सभी में दोस्तों जितने भी डिप्लोमा वाले लिखे हैं ना यहाँ पे, अब जैसे इलेक्ट्रिकल वाला है, तो आपने किसी भी कंपनी में अगर काम किया है 2 साल, अगेन ये देखो 2 साल, तो आप यहाँ भर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए फिर से 2 साल है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए भी 2 साल ही है, ठीक है। समझ गए इस बात को, 2 साल कहीं पर भी शिपयार्ड में, इंजीनियरिंग कंपनी में, बस 2 साल का एक्सपीरियंस ले आओ आप। समझ गए, बहुत बढ़िया। और ये डिजायरेबल चीजें नहीं पढ़नी चाहिए, क्योंकि देखो ये डिजायरेबल मतलब क्या होता है कि अगर ये है तो अच्छा ही, इसका मतलब ये है कि अगर ये हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, मतलब इसलिए डिजायरेबल पे आपको ध्यान नहीं देना, आपको इसेंशियल पे ध्यान देना है कि जो होना चाहिए 60% की डिग्री होनी चाहिए दोस्तों। अब हमने अभी तक सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन पढ़ा था, अब हम जो पोस्ट की बात करेंगे वो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट। अब आप देखोगे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, और इसमें क्या लिखा है, मैकेनिकल, और ये कौन सा, इलेक्ट्रिकल, और ऐसे नीचे चले आओ, नीचे चले आओ, बहुत बढ़िया, ऐसे ऐसे समझो आप इसको, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक्स, और नीचे चले आओ, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है, एबी एपी, और नीचे चले आओ, और बस यहाँ पे खत्म, फिर यहाँ से लेबोरेटरी असिस्टेंट शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में, क्या कहा गया है, इसकी क्या है डिग्री, है ना, तो आपको समझ में आ जाए थोड़ा सा कहाँ से शुरू हुआ था हमारा भैया, ये रहा ये जूनियर टेक्निकल। आपको दिख रहा है इसमें भी 3 साल का डिप्लोमा है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग बहुत सिंपल, बस इसमें क्या है कि दोस्तों की, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी हो गई ना पोस्ट, तो इसमें 4 साल की इंजीनियरिंग मांगी गई, और सॉरी 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया, वही कहीं भी किसी भी कंपनी में, प्राइवेट सेक्टर, कुछ भी, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, कुछ भी हो, शिपयार्ड में क्यों ना काम किया हो, कहीं पर भी, ठीक है। और कैसा काम किया हो वो, ये देखो यहाँ पे लिखा है पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, मतलब क्वालिफिकेशन हो जाने के बाद, यानी डिप्लोमा होने के बाद काउंट होगा ये, ठीक है, रिलेटिंग टू वर्क्स इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन। कौन से वर्क किए हो 4 साल आपने, या तो आपने इंस्टॉल किया हो, कमीशन किया हो, कोई भी मैकेनिकल सिस्टम को, शिपयार्ड में, इंजीनियरिंग कंपनी में, कहीं पर भी इंस्टॉलेशन का आपने काम किया हो, ठीक है। अब एक चीज मैं बताता हूँ, कई लोग के पास क्या होगा कि अभी वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हो सकता है आप प्राइवेट किसी कंपनी में काम कर रहे हो सकता है आप गवर्नमेंट में किसी में काम कर रहे हो, या सेमी गवर्नमेंट में आप कहीं काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप काम कर रहे होगे, ठीक है, ये मैं मान लेता हूँ। अब क्या होता है कि ऐसे लोगों के पास भाई, क्योंकि अभी आप काम कर रहे थे तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला है आपको, लेकिन आपका ये कहना है कि सर मैं लगातार 4 साल वहां काम कर चुका हूं, सर लगातार मैं वहां 2 साल काम कर चुका हूं, लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, मैं लगा तो हुआ हूं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं दोस्तों। आपको क्या करना है, आपको अपना ज्वाइनिंग लेटर लगा देना है। आपको अपना लास्ट मंथ जो आपने सैलरी उठाई है, यानी कि पे स्लिप जो होती है ना, पे स्लिप, है ना, पे स्लिप, वो लगा देना। याद रखो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अभी काम कर रहे हो, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिला है, भाई एक ही कंपनी में आप लगे रहे, आपको नहीं मिला, तो आपको क्या करना है, आपको ज्वाइनिंग लगा देनी है अपनी, कि मैंने इस समय से ज्वाइनिंग किया हुआ और अभी मैं काम कर ही रहा हूँ उसमें, ठीक है। लेकिन एक्सपीरियंस देखो, ध्यान सुनो, मिनिमम बोल चुका है, तो ये मत बोलना सर अभी मैं ज्वाइन किया हूँ लेकिन 1 साल हुआ, ना ना ना, 2 साल हो गया है लेकिन ज्वाइन यहीं पर हूँ। और भाई मालूम है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तभी मिलेगा जब आप इसको छोड़ेंगे, और सर अभी मैंने छोड़ा नहीं है, सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ से लाऊं, क्योंकि छोड़ूंगा तभी तो देंगे। तो आपको अगर 2 साल हो चुका है, या आपको 4 साल हो चुका है, 2 साल ड्राफ्ट्समैन के लिए, 4 साल आपके जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, ठीक है, तो अगर आपने ये कर लिया है और अभी आप उसी कंपनी में हैं, तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर और पे स्लिप लगा देना, है ना, हो जाएगा काम आपका। समझ गए आप मेरी बात। और ध्यान सुनिए भाई, जो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए तो बहुत सिंपल है दोस्तों, आपको तो जा करके आप डायरेक्ट अपने एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो, आपको ऑनलाइन सबमिट करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधे जा करके करना है। हाँ, लेकिन आपको अपना जो एनओसी होता है ना, एनओसी, नो ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट, आपकी जो बॉस देते हैं आपको, है ना, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ, आपको जो एनओसी मिलता है वो आपको अपलोड करना है ऑनलाइन, ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आपको एनओसी अपनी ऑनलाइन क्या कह रहे हैं, अपलोड करना है, लेकिन आपको अपना जो डॉक्यूमेंट है, आप अपनी जो एप्लीकेशन है वो सीधे जाकर के दे सकते हो उसमें, ठीक है। ये सिर्फ गवर्नमेंट वालों को छूट दी गई है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को, समझ गए। बाकी सबको भैया फॉर्म भरना है, और 400 रुपए की फीस है दोस्तों, ये भी बता देता हूँ मैं, और ये सिर्फ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, इनको ही भरना है। बाकी एससी, एसटी और फिजिकली हैंडीकैप के लिए बिल्कुल छूट है, उनके लिए कोई भी पैसा इसमें नहीं लग रहा है। समझ गए दोस्तों। अब आप ध्यान सुन लीजिए मेरी बात, वापस आते हैं इस पे। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिर्फ 4 साल ही मांगे गए हैं, सिर्फ 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, और डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है। अब आप देखो इलेक्ट्रिकल में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वही 3 साल का डिप्लोमा, ये नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये होगा, वो कर दो, और होना 60% का ही चाहिए, और 4 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। अब बनी बात इलेक्ट्रिकल में चाहिए तो क्या बोलेगा ये, भाई इन्वॉल्विंग इंस्टॉलेशन एंड कमीशनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में, ठीक है, और कहीं पर भी काम किया 60% की डिग्री के साथ। और यहाँ देखो, अब इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, किसी से भी किया हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, इंस्टॉलेशन कमीशनिंग का, कहीं पर भी डिजायरेबल को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये रहा भैया। अब ये देखो दोस्तों, ये जो एबी वाला है जूनियर टेक्निकल इंजीनियर, इसमें मांगा गया है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर ये नहीं है तो आपके पास अगर पीजीडीसीए भी आपने किया, कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है ना, जो 1 साल 2 साल का,
है ना, ये आपने किया तो भी चल जाएगा, लेकिन 60% के साथ होना चाहिए, ठीक है। मान लो अगर ये भी नहीं है, तो अगर आपने बीएससी किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स से या आपने किया कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप इसे भर सकते हो। और मान लो ये भी नहीं किया, तो 3 साल का डिप्लोमा किया होगा कंप्यूटर इंजीनियरिंग से, तो भी भर सकते हो, या 3 साल का डिप्लोमा किया होगा आईटी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो भी भर सकते हो 60% डिग्री के साथ। समझ गए दोस्तों, बहुत बढ़िया है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। आप देख रहे हो बीसीए हो चाहे पीजीडीसी हो, तो भी अप्लाई कर सकते हैं 60% होने के साथ। बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स है तो भी अप्लाई कर सकते हो, बीएससी कंप्यूटर साइंस है तो भी अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग में तो भी अप्लाई कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो काफी सारी छूट है यहाँ पर, और 4 साल का वही एक्सपीरियंस चाहिए दोस्तों, है ना कहीं आपने काम किया हो, ठीक है। और ये इस तरह के काम, मतलब जैसे कि जनरेटर, सैप, स्क्रिप्ट, वर्क फ्लोज, डायलॉग, प्रोग्रामिंग, ये सब तो जो जानते हैं वो इसके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ मैकेनिकल है। ये लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल है, तो 2 लेबोरेटरी असिस्टेंट है हमारे पास, और इसमें भी डिप्लोमा मैकेनिकल है तो मैकेनिकल का डिप्लोमा चल जाएगा। और साथ में मान लो आपने डिप्लोमा यहाँ पर एक और चल जाएगा, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग से भी किया अगर आपने डिप्लोमा, तो भी चल जाएगा, 60% होना चाहिए। सर एक्सपीरियंस कितना चाहिए यहाँ पर भी मिनिमम 4 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, और डिप्लोमा के बाद ही चाहिए, ठीक है। काय में एक्सपीरियंस ये भी है, मैकेनिकल टेस्टिंग में आपने किया हो, मेटलोग्राफी, रेडियोग्राफी, अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग या जो भी है, ठीक है, इस तरह के। और लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल वाले में, इसमें भैया बीएससी केमिस्ट्री मांगता है। अगर आपकी बीएससी केमिस्ट्री से हुई है, 60% आपकी डिग्री है, तो आप इसको आराम से भर सकते हैं, कोई बिना दिक्कत के। 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा कहीं ना कहीं आपने अगर किया तो, ठीक है। अब स्टोर कीपर की बात करते हैं। स्टोर कीपर में क्या बोला इन्होंने कि ग्रेजुएट होना चाहिए विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मटेरियल मैनेजमेंट। अगर मटेरियल मैनेजमेंट से आपका भाई है, या तो ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो वो चल जाएगा। या फिर आपने अगर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग करके रहे, किससे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल वाले, तो भी वो स्टोर कीपर के लिए भर सकते हैं, लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा स्टोर कीपिंग में, कहीं पर भी किसी कंपनी में, प्राइवेट सर्विस में सब, ठीक है। और नहीं है तो, अगर अभी लगे हुए हो तो ज्वाइनिंग सर्टिफिकेट दिखा दो। अब जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट, सॉरी, जूनियर कमर्शियल असिस्टेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा कमर्शियल प्रैक्टिस में चाहिए, 60% डिग्री के साथ, ठीक है। 4 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, कहीं पर भी आपने काम किया हो, ठीक है। मैन आवर बुकिंग में, डाटा एंट्री में, रिकॉर्ड में, रिपोर्ट जनरेशन में, 4 साल का कहीं भी काम किया, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे दिखा देना, है ना। और डिजायरेबल आपको दिख गया होगा, कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपकी प्रोफिशिएंसी एमएस ऑफिस, टैली, सैप, एक्सेल सब आता है तो और इसका सर्टिफिकेट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। असिस्टेंट की अगर सिर्फ बात करें दोस्तों, तो मैं बैचलर डिग्री चाहिए, बीए, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स चाहिए, ठीक है। और चाहे साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कंप्यूटर एप्लीकेशन से हो, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से हो, किसी से भी हो, आप 60% अगर है आपका, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन बिजनेस में, आप आराम से इसको भर सकते हैं। लेकिन 4 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा, वही मैन आवर, डेटा एंट्री, इन सब में कहीं ना कहीं तो काम किया होगा, दिखा देना। एमएस ऑफिस अगर है ना, धोखे से भी है ना, अगर आपके पास सीपीसीटी है, जैसे मध्य प्रदेश में सीपीसीटी चलता है, अगर है तो भी दिखा दो, मजा आ जाएगा आपको भैया। अब भैया वेल्डर कम फिटर, ठीक है। अब ये कौन है, वेल्डर, दिख रहा है आपको, गैस एंड इलेक्ट्रिक, तो ये आईटीआई आ गया यहाँ पर, यानी कि 10th पास हो प्लस आईटीआई हो तो इसे भर सकते हो आप, ठीक है। इसमें 5 साल का एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा आपको, किसमें, कि आपने गैस कटिंग के एरिया में और वेल्डिंग में, ठीक है, या मिग में किया हो, सेमी ऑटोमेटिक स्पेशल वेल्डिंग चलाई हो, गैस एंड इलेक्ट्रिक, ब्रेजिंग, फ्लेम हीटिंग, चिपिंग एंड ग्राइंडिंग, स्टैगिंग एंड हैंडलिंग, ठीक है। इन सब में अगर आपने किया, आईटीआई वेल्डिंग है, तो आप भर सकते हो उसको, कहीं ना कहीं आपने 5 साल काम किया होना चाहिए। फिर से 5 साल है, क्योंकि वेल्डर कम फिटर ये प्लम्बर के लिए आ गया, तो आईटीआई और 10th आपने, आईटीआई आपका ट्रेड कौन सा हो, यहाँ पर फिटर होना चाहिए, प्लम्बर होना चाहिए, तो वही 5 साल आपने कहीं ना कहीं पाइप फिटर के रूप में, है ना, कटिंग, बेंडिंग, इन सब, फैब्रिकेशन, वेल्डिंग, प्रेशर टेस्टिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, इन सब में काम कहीं ना कहीं किया होना चाहिए। और भाई अब बात करते हैं दोस्तों, वेल्डर कम फिटर में जो खाली है अगली जॉब, वो है मैकेनिक मोटर व्हीकल, मैकेनिक डीजल, तो वही आईटीआई है, लेकिन मैकेनिक डीजल लिखा है ना, तो बस मैकेनिक मोटर व्हीकल में या तो आईटीआई हुआ हो, या तो आपका मैकेनिक डीजल में हुआ हो, तो भी आप इसे भर सकते हो। तो और यही 5 साल का एक्सपीरियंस आपको दिखाना पड़ेगा कहीं पर भी, ये मत सोचो सरकारी दिखाना है। और यहाँ पर फिटर की बात है दोस्तों, तो बनी बात है, आपकी आईटीआई जो है फिटिंग से होनी चाहिए, और इसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। आईटीआई का मतलब सर्टिफिकेट से होता है यहाँ पर, ठीक है। 5 साल का एक्सपीरियंस दिखा दो, कहीं ना कहीं पर आपने किया होगा फिटर के रूप में काम, स्ट्रक्चरल वर्क कहीं किया हो, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस, पंप्स, जनरेटर, कंप्रेसर, कहीं तो काम किया हो तो दिखाना, थर्मल पावर स्टेशन या कहीं पर भी। अब अगला है वही वेल्डर कम फिटर में शीट मेटल वर्कर में, तो यहाँ पे आईटीआई में भी शीट मेटल वर्कर ही होना चाहिए, ठीक है। और वही 5 साल एक्सपीरियंस दिखा देना आपको कि आपने हाइड्रोलिक प्रेसेस, कंप्रेसर, ये जो इसमें आते हैं, मतलब इस आईटीआई के अकॉर्डिंग ये एक्सपीरियंस चल जाएगा कि अगर हाइड्रोलिक प्रेशर में काम किया है, हैवी ड्यूटी क्रेन्स में काम किया है, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस, मतलब हैवी ड्यूटी किया है उसका, है ना, क्रेन्स का, तो भी चल जाएगा। और ये फिटर, अब देखो इलेक्ट्रिकल का है, तो मनी बात है आपकी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के रूप में होनी चाहिए, और आपने 5 साल का एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं इस तरह से काम किया, इंस्टॉलेशन में एसटीएलटी, स्विच गियर, ट्रांसफॉर्मर्स, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल्स, तो चल जाएगा। सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। ऐसे फिटर इलेक्ट्रॉनिक्स से है आपका, ये इलेक्ट्रीशियन था, ये आईटीआई इलेक्ट्रॉनिक है, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, तो भाई 5 साल का आपने एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक
कंट्रोल सर्किट्स हो, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स हो, ठीक है, कहीं पर भी आपने काम किया वैसा। और एक और लास्ट बचता तो शिपराइट वुड, आपने आईटीआई किया हो शिपराइट वुड से, यानी कि कारपेंटर होते हैं ये, ठीक है, 5 साल का एक्सपीरियंस कारपेंटर के रूप में कहीं पर भी आपने किया हो तो आप इसे भर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हो यहाँ पर W7 और W6 ये दो ही पोस्ट है, ये लेवल होता है दोस्तों, पे लेवल होता है। तो सबसे ज्यादा पोस्ट दोस्तों जनरल कैटेगरी में ही खाली है ना। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये पूरा चार्ट देख लेना आप, अपने कास्ट वाइज आप देख सकते हो कहाँ खाली कहाँ नहीं, उस हिसाब से ही भरना, ठीक है। सबसे ज्यादा 58 दिख रहे हैं आपको, कौन से हैं ये, इलेक्ट्रिक वेल्डर है, गैस कटिंग वाले जो मैंने बताया था। टोटल पोस्ट दोस्तों 261 है, ठीक है। अब इसमें से 10 पोस्ट दोस्तों फिजिकली हैंडीकैप के लिए है, तो फिजिकली हैंडीकैप भी इस पर ध्यान देंगे अपना, ठीक है। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन फिजिकली हैंडीकैप भर सकता है, ग्रुप बी ग्रुप सी, तो ये है इसकी रिक्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ डीफ एंड डम यानी ना सुनना, मतलब सुन ना पाना या दिखने में दिक्कत है, तो ये सब भर सकते हैं। पे की बात करें तो दोस्तों देखो, जहाँ पर भी W6 मैंने बोला ना, W6 है, उनकी तनख्वाह इतनी रहेगी 22,500 से लेकर के 73,000 इतनी तक जाएगी मैक्सिमम, और W7 वालों की 23,000 से लेकर के 77,000 तक जाएगी, ठीक है। अब इसमें वेज टाइप मतलब देखो आपको टोटल हैंड कितना मिलेगा, ये बेसिक पे था, आपको ये सब डीए एचआरए और अदर अलाउंस जब जुड़ेंगे ना तो इतना बनेगी आपकी तनख्वाह, सोच रहे हो 37,000 38,000, बहुत ज्यादा तनख्वाह होती है भैया, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है, प्रोविडेंट फंड पेंशन वगैरह, ये तो खैर आपको मिल जाएगा भाई। एज लिमिट में बता देता हूँ दोस्तों, देखो 35 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और डेट वगैरह तो मैंने आपको बताई दी होगी, उम्मीद करता हूँ, नहीं बताइए क्या। अच्छा, आपको डेट कहां से देखना वो ध्यान सुनो, यहाँ पर लिखा है शेल नॉट एक्सीड 35 एज ऑन 6 जून 2022, 6 जून 2022 तक 35 साल से ऊपर मत हो जाना। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अभी 6 जून आने वाली है, 2022 आने वाला है, इस डेट तक आते आते आप 35 साल के नीचे ही रहने चाहिए, मतलब 34 चल रहा हो आपका, ठीक है। 35 अगर चल रहा है तो आप नहीं भर पाएंगे, ठीक है। एप्लीकेंट शुड बी बॉर्न ऑन और आफ्टर 7 जून, और याद रखो ये डेट ऑफ बर्थ देख लो, ठीक है, ये डेट ऑफ बर्थ देख लो, यानी कि 7 जून 1987 के पहले नहीं होना चाहिए, इसके बाद ही आप पैदा हुए हैं, यानी 8 जून 1987 से लेकर के 6 जून 2022 तक, इसके बीच में आपकी एज जो है 35 होनी चाहिए, है ना। 35 से ऊपर नहीं निकलनी चाहिए भैया, समझ गए होगे आप मेरी बात। चलिए भैया, बहुत अच्छी बात है सर, समझ गए हम, ठीक है। और बाकी जो छूट मिलती है वो दोस्तों मिलती है, जैसे कि एससी, अरे ये क्या ले लिया मैंने, एससी एसटी को जो छूट मिलती है वो 5 साल की मिलती है, सबको पता ही है। ओबीसी को जो छूट मिलती है वो मिलती है 3 साल की, लेकिन वो भी नॉन क्रीमी लेयर को मिलती है, ये भी आपको पता है। और जो फिजिकली हैंडीकैप रहते हैं इसमें भी कैटेगरी अलग हो जाती है, अगर जनरल के हैं तो 10 साल के, अगर ओबीसी के हैं तो आपको 13 साल का, और अगर एससी एसटी के हैं तो आपको 15 साल का। और जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उनको भी 5 साल की छूट मिल जाती है, आपको पता ही ये बात है ना। यहाँ पर उनके लिए लिखा है एक्स सर्विसमैन के लिए 45 साल। अच्छा, याद रखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है या गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो आपको 2 अंडरटेकिंग साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। अंडरटेकिंग जो है मैं अभी दिखा दूंगा कहां पर मिलेंगे, इस साइट पे मिलेंगे दोस्तों, ठीक है। 2 अंडरटेकिंग ये साइन करके ले आना है, एक्स सर्विसमैन को भी ले जाना है, और अगर कोई कहीं पर पहले से काम कर रहा है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसको भी अंडरटेकिंग साइन करके ले जानी पड़ेगी, ठीक है। मैं अभी दिखा दूंगा कहां पर मिलेगी वो आपको। अब मेथड ऑफ सिलेक्शन की हम बात करने वाले दोस्तों, देखो पहले हम किसकी बात करेंगे मेथड ऑफ सिलेक्शन में, जो आपने सीनियरशिप ड्राफ्ट्समैन पढ़े थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन के, और साथ में आपने लास्ट में बिल्कुल देखो बीच में टेक्निकल असिस्टेंट पढ़ने लगे अपन, सबसे पहले सीनियरशिप पढ़ा था, फिर टेक्निकल असिस्टेंट था, और फिर वेल्डर कम फिटर में आ गया था। ये डिपार्टमेंट में बहुत सारे खाली थे, वेल्डर, स्ट्रीट मेटल वर्कर, प्लम्बर, मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर व्हीकल, ये सब, ठीक है। और फिर फिटर में अपन ने पढ़े थे, इलेक्ट्रिकल फिटर चाहिए थे, फिर इलेक्ट्रॉनिक शिप, और फिर ये पेंटर चाहिए थे, ठीक है। तो मतलब ऊपर वाले और सबसे नीचे वाले इनके लिए ना एक जैसा पेपर है, ठीक है। अभी सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट को छोड़ दिया गया है, लेबोरेटरी असिस्टेंट को छोड़ दिया गया है, समझ गए ना। ये बाकी जो है उनकी बात करना है, अभी उनके लिए हम बाद में देखेंगे। तो इनके लिए क्या है, इनके लिए सुनिए ध्यान से, ये रहा भैया, इनने बोला है कि 2 फेज में हम पेपर लेंगे आपका। फेज 1 जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, ऑनलाइन टेस्ट दिया जाएगा, और फिर फेज 2 होगा जिसमें हम आपका प्रैक्टिकल टेस्ट लेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल वही समझ गए, डिप्लोमा अगर किससे किया तो उसका प्रैक्टिकल, ट्रेड किया तो ट्रेड टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो जरा मेथड ऑफ सिलेक्शन एंड मार्क्स। तो जो आपका फेज 1 होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट है, 70 नंबर का होगा, और आपको सिर्फ 75 मिनट मिलेंगे, ठीक है। जब इसको आप पास कर लेंगे तब आपको जाकर के फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, यानी प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए, जो कि ट्राइबन और ऑटोकैड में होगा, ठीक है। 30 मार्क्स का होगा ये, ठीक है। तो 70 और 30 कितने होगा, 100 नंबर का पेपर है। और एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ना इन्होंने पहले से बता दिया कि कितने परसेंट आपको क्वालिफाइंग है, मतलब अगर मेरिट लिस्ट में आपकी गिनती शुरू होनी है तो इतना है, आपको इसमें भी 50% नंबर लेकर के आने पड़ेंगे, और इसमें भी 50% नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। ये किसके लिए बताया 50% मैंने, ये मैंने बताया जनरल के लिए, ठीक है। ऐसी SC ST के लिए अलग है, सबके लिए अलग अलग है, तो अभी मैं दिखा दूंगा वो चीज। अब आप समझ जाओ कि जनरल के लिए बात करेगा 70 का 50% मतलब 35 नंबर आपको फेज 1 में लाना पड़ेगा, तब तो आप यहाँ पर क्वालिफाई हुए, समझ गए, तब आप अगले में जाएंगे, ठीक है। और पेपर 2 में भी 30 में से 50% मतलब 15 नंबर यहाँ लाना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके ये दोनों में 50-50 अलग अलग आएंगे, अलग अलग बोला, टोटल में से नहीं,
अलग अलग जब आ जाएंगे तो आपको मेरिट लिस्ट के लिए कंसिडर किया जाएगा, उसमें आपको गिना जाएगा। लेकिन इतने नहीं लाने, इससे ज्यादा लाना है, क्योंकि इसी से मेरिट बनेगी। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतने चांस आपके बढ़ जाएंगे। ये तो क्वालिफाई है भैया कि मतलब मेरिट में मेरा काउंटिंग तो शुरू हो, मतलब मुझे पास किया जाए, ऐसा वाला मामला है। ये पास होने के लिए इतना मिनिमम चाहिए, ठीक है। लेकिन सिलेक्शन नहीं मिल रहा है इससे, ध्यान सुनो। ये सिर्फ पास होना था कि इसमें क्वालिफाई कब मानोगे जब आधा ले आओगे, इसमें क्वालिफाई कब मानोगे जब इसमें आधा ले आओगे, ठीक है। लेकिन आपको इससे नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी आपको ज्यादा नंबर लाने से मिलेगी, ठीक है। सर ये किसके लिए था? ये था सीनियर शिप ड्राफ्ट्समैन और उसके वेरियस जो हमारे डिसिप्लिन थे। सर वेल्डर और फिटर के लिए जो जितनी फील्ड थे, वेल्डर में याद है ना बहुत सारे पोस्ट खाली थे, मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक सबको, ऐसे फिटर में बहुत सारे खाली थे। तो इनके लिए देख लो जरा ध्यान से पेपर कैसा है। इनका फेज 1 होगा, वो भी ऑब्जेक्टिव टाइप है, लेकिन ये सिर्फ 30 नंबर का होगा और ये 35 मिनट का है। वहां पर कितना था? शिपमैन ड्राफ्ट्समैन के लिए ऑब्जेक्टिव 70 नंबर का था, 75 मिनट ले रहे थे। यहाँ वेल्डर और फिटर वाले में आपका 30 नंबर का पेपर है और 35 मिनट होगा, समझ गए, है ना। लेकिन यहां पर फेज 2 बहुत बड़ा है दोस्तों, ये 70 नंबर का है, बिल्कुल उल्टा कर दिया, है ना। सीनियरशिप में और वेल्डर फिटर में बिल्कुल उल्टा कर दिया। जो वहां 70 नंबर का ऑनलाइन टेस्ट था, वो यहाँ 70 नंबर का प्रैक्टिकल टेस्ट है, समझ गए दोस्तों। और अभी भी आपको 50% मार्क्स लेकर के आने, मतलब वेल्डर और फिटर को भी अलग अलग ऑब्जेक्टिव में भी 50% यानी 15 नंबर लेकर के आने पड़ेंगे। और देखो कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे टच करके आना, सारे लगा के आना, ठीक है। और ये भैया यहाँ यहाँ फंसते हैं वेल्डर, और ये इनके यहाँ पर आईटीआई का अच्छा खासा इस्तेमाल होगा। 70 नंबर की आपके ट्रेड का टेस्ट है भैया, तो आईटीआई की किताबें अपनी अच्छे से पलट लेना। अभी मैं सिलेबस अगला वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, सिलेबस में अगले में बताऊंगा, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है सब पता चल जाएगा। पेन पेपर लेकर के बैठ जाना, एक एक चीज आपका ये भाई आपका दोस्त आपको सब बताएगा, ठीक है। पूरी तैयारी मैं आपकी कराऊंगा, आप चिंता मत करो, सिलेबस आपको दे रहा हूं, आपको बस तैयारी करना है, ठीक है। बाकी एडमिट कार्ड इसका सीधे आपको मेल करेंगे ये लोग, आपको ध्यान सुनना है, कोई भी ऑफलाइन चीज इसमें नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन है, पेमेंट ऑनलाइन है, 400 मैंने बता दी है, समझ गए, बहुत बढ़िया। चलिए तो ऐसा हो गया सर, ठीक है, समझ गया हूं, है ना। अब यहां पर एक बात कही गई है, यहां देखो बी में, कि द फेज 1 ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, जो पहला है ना ऑनलाइन, दोनों के लिए है, बस एक का 70 नंबर का, एक 30 नंबर का है, कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। तो चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे ड्राफ्ट्समैन के लिए हो, चाहे वेल्डर फिटर के लिए हो, है ना, 2 पार्ट में बटा हुआ है। फेज 1 को ही बोल रहा है, जो ऑनलाइन टेस्ट है ना, वही 2 पार्ट में बटा है, एक पार्ट ए है, एक पार्ट बी है। पार्ट ए में क्या है सर? पार्ट ए में जनरल चीजें हैं, जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और पार्ट बी में ट्रेड और डिसिप्लिन से जुड़े क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो पार्ट ए कंप्राइजेस ऑफ जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर, नंबर क्वेश्चंस अलॉटेड, ये दिए हुए हैं, ये देख लो जरा ध्यान से, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं किसके? सीनियरशिप डिसिप्लिन वाले के, ठीक है, ऊपर वाला। जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश के 5 क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्वांटिटी मैथ्स के आ जाएंगे 5 क्वेश्चन, और ट्रेड के देख रहे हो आप, ये ट्रेड के ये हो गए 50 क्वेश्चन। कितने आ गए भैया? टोटल 70, समझ गए। तो ये क्या है भैया? ये जो आप यहां से यहां तक देख रहे हो ना, ये देखो, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा है फेज 1, पूरा फेज 1 ऑनलाइन। लेकिन इसमें फेज 1 में बांट देगा ना, एक एक बनाया गया पार्ट ए, ये पार्ट ए है, और एक बनाया गया पार्ट बी, ठीक है। तो पार्ट बी में इन्होंने डिसिप्लिन, तो आपको ध्यान रखना, आपके डिप्लोमा से पूरे 50 क्वेश्चन आने वाले हैं भैया, मैकेनिकल से किया है, इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो अच्छी तैयारी कर लेना। और फिर बाकी ये देखो 5 5 10 5 बस 20 नंबर के आपके जनरल नॉलेज ये है, मतलब पास तो आपका भाई डिप्लोमा ही कराएगा। तो अगर इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स नहीं है ना, तो छोड़ो इनको, गोली मारो, तुम तो 50 नंबर की तैयारी करो, 70 में से 50 देख रहे हो, बहुत बड़ी बात होती है। छोड़ो, गोली मारो, आराम से पास हो सकते हो बच्चों, मेरी ट्रिक लेते चले जाओ, 50 नंबर के अपने कोर फील्ड पे डिपेंड करो और पास हो जाओ। अब नीचे आ जाओ सर, वेल्डर और इनके लिए क्या है? इनको भी तो बोला था कि इनको भी भैया जो फेज 1 होना है ना, लेकिन इनका कितने नंबर का था? शिपमैन और इनके लिए 70 नंबर का है, लेकिन वेल्डर फिटर के लिए कितना है फेज 1? फेज 1 इनका 30 नंबर का है ना, 30 नंबर का है, ये आप समझ गए मेरी बात, है ना। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 30 ही है। तो इसमें क्या है, ये देखो, इसमें सिर्फ 5 नंबर की जनरल नॉलेज है, 5 नंबर का मैथ्स आएगा, तो छोड़ देना 10 नंबर, ये रहे 20 नंबर जो आपके आईटीआई से आएंगे, है ना, समझ रहे हो। पेपर के जो फेज ऑनलाइन टेस्ट जो होगा ना, उसमें बी पार्ट है, वो भी ज्यादा नंबर का है। और फिर ये तो अभी आपने पेपर 1 निकाला, फेज 1 निकाल लिया, 2 पार्ट है फेज 1, ये इसका पार्ट ए हो गया और ये इसका पार्ट बी हो गया, समझ गए मेरी बात, समझ रहे हो ना। ये सिर्फ अभी ऑनलाइन टेस्ट दिया आपने, जब आप इसको निकाल लोगे पूरा, तब आपको फिर फेज 2 के लिए बुलाया जाएगा, जहां पे आपको आपका ट्रेड टेस्ट होगा। तो कहने का मतलब आपकी आईटीआई पूरी इस्तेमाल होगी दोस्तों, भयंकर तरीके से रिवीजन कर लो, सब निकाल लोगे, आराम से हो जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको मालूम चल चुका है, ठीक है। और ये क्या करने वाले हैं कि जो पहला फेज होगा, है ना, तो प्रैक्टिकल के लिए ये 1 पर 6 कैंडिडेट बुलाएंगे, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे। इसमें देखो मैं पढ़ देता हूं, आपके लिए पढ़ूंगा, आप चिंता नहीं करो, आपके सब किया जाएगा। क्या लिखा है? कैंडिडेट्स हु स्कोर मिनिमम पास मार्क्स, जो मिनिमम पास मार्क ले आएंगे ऑब्जेक्टिव टेस्ट में,
उनको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन। मतलब अब देखो, जैसे ही आपने फेज 1 निकाला, आपका सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। जब सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में आप ओके पाए जाएंगे, तो आपको, और सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए कितना बुलाया जा रहा है, 6 कैंडिडेट बुला रहे हैं एक पोस्ट पर, ठीक है। और फॉर सच शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, ये सब फालतू की बात नहीं। मतलब जैसे आपने फेज 1 निकाला, सर्टिफिकेशन के लिए बुलाएंगे, एक पोस्ट पर 6 को बुलाएंगे, बाकी को रिजेक्ट कर देंगे, और जो बचेंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा, उनका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, समझ गए। तो मतलब पहले सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन हो जाएगा, पहले पेपर फेज 1 यानी ऑब्जेक्टिव पेपर डन, जो पास हुए उनको सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन, और इसमें से जो फेल हुए उनको भगा देंगे, जो बचे उनका ट्रेड टेस्ट, और ये सब हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। तो कैंडिडेट टू सक्सेसफुली कंप्लीट, ये देखो, कंप्लीट द सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन शैल बी शॉर्टलिस्टेड टू अटेंड फेज 2 प्रैक्टिकल। जो लोग निकाल लेंगे सर्टिफिकेशन, तो मतलब पहले आपको फेज 1 क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। मतलब कैसे करना पड़ेगा, 50% जनरल के हिसाब से नंबर लेकर के आ जाओ भैया, ठीक है। अगर आपने ड्राफ्टमैन के लिए भरा है तो 70 में से 35 लेकर के आने पड़ेंगे, और अगर आपने वेल्डर और फिटर के लिए भरा है तो आपको 30 में से 15 लाने पड़ेंगे, 50%। तो आप यहाँ से क्वालिफाई हो गए, फिर सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अगर इसमें सब कुछ ओके रहा, आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सब कुछ ओके रहे, तो फिर आपको फेज 2 यानी कि आपके प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, समझ गए। चलो भैया, और आपको मालूम है ना, सब में 50, यहाँ पर ही 50% लेकर के आने हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका सीनियर ड्राफ्ट्समैनशिप है, 70 में से आप 30 में से 15 लाने, और अगर आपका वेल्डर और फिटर वाला है तो 70 में से 35 लाने। बिल्कुल उल्टा है, सबको पता है ना, समझ गया ना मेरी बात, बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करी है मैंने। तो बच्चों याद रखना, और बस कूद पड़ो और बस कर डालो, है ना, घबराओ नहीं बिल्कुल भी। और याद रखिए, जो आपका ये जो टेस्ट होगा, ये बता दो कि सर ये जो आपका टेस्ट है, क्या नाम है इसका, फेज 2 वाला प्रैक्टिकल टेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ कोच्चि में होगा, सिर्फ कोच्चि केरला में होगा और कहीं नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेल्डर फिटर सबके लिए, ठीक है। और यहाँ रहा दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट आ गया हिस्सा, कितने पासिंग मार्क है सर, ये देखिए। अब इनने साफ साफ बोला कि मिनिमम पास मार्क फॉर ईच फेज, फॉर फेज 1 ऑब्जेक्टिव एज वेल एज फेज 2 प्रैक्टिकल, समझ गया। दोनों के लिए इनने बोला है कि इसमें फेज 1 में भी 50% लेकर के आने, फेज 2 में 50% लेकर के आने, ठीक है। ये किस किसके लिए है, ये ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए है। ओबीसी वालों को 45% लेकर के आने हैं दोनों में, SC ST वालों को 40% लेकर के आने दोनों में, समझ गए इस बात को। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है भैया। तो द मेथड ऑफ सिलेक्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट, डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट विच शैल बी, और 100 मार्क्स का मैंने आपको बता दिया था। ऑब्जेक्टिव टाइप ये देखो यहाँ पर, ये तो खैर आपने समझ लिया ना पूरा, 50 मार्क्स ये पूरा अभी जो मैंने बताया ना टेबल, ये वही वहाँ पे बार बार लिख दिया उन्होंने, ठीक है। अगर आपको ऐसा समझ में आता तो आप ऐसे देख लो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन वाला है, ठीक है। और यहाँ पर ये 30 मार्क्स का है, मतलब ये किसके लिए होगा, सीनियर वालों के लिए हो गया, ठीक है। तो ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ये वही चीज़ है, बार बार लिख दी। और डिटेल सिलेबस जो है एनेक्चर 1 में दिया है, मैं भी अगले वीडियो बनाऊंगा तो उसमें देख लेना, ठीक है। और ये खैर मैंने सब बात बता दी, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, मैंने बीटेक वाली पूरी बात कर दी, बीटेक वाली। अच्छा, सीजीपीए वालों को मैं एक चीज़ बता दूं, सीजीपीए वाले अपनी परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे अपने सीजीपीए को, और जब भी कन्वर्ट करें तो अपने कॉलेज से जाकर के एक प्रमाण पत्र ले लेना कि हाँ भैया ऐसा है। और मान लो इनकेस ऐसा नहीं होता है तो आपको 10 का, देखो मल्टीप्लाई बाय 10, आपके जो भी पॉइंटर आए हैं उसको 10 से मल्टीप्लाई करो और लिख दो, ठीक है। चलिए, और एक्सपीरियंस वगैरह की बातें हमने सब कर ली हैं। फॉर ऑल द पोस्ट एक्सेप्ट लेबोरेटरी असिस्टेंट को छोड़ दो, मैकेनिकल केमिकल के, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ऑब्टेन फ्रॉम द कंपनीज रजिस्टर्ड अंडर दिस फॉरेन कंपनीज स्टेटस शैल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्टलिस्टिंग एंड फॉर कंसिडरेशन फॉर सिलेक्शन। मतलब इनके लिए तो भैया चाहिए एक्सपीरियंस वाले, है ना। और ये उनके लिए बात लिखी भैया, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर जो मैंने बता दिया आपको, सब बता दिया, आप चिंता मत करो। याद है ना कि भैया जो लोग अभी ज्वाइन किए हुए हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक सेक्टर, उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, लेकिन 2 साल उनको काम करते हो चुका है मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, कहीं ना कहीं लेकिन नौकरी छोड़ी नहीं तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो क्या करेंगे, अपनी ज्वाइनिंग लेटर और लास्ट पे स्लिप लगा देंगे, बस यही सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और ये वर्क एक्सपीरियंस के बारे में यहाँ पे लिखा है, खैर वो आपको पढ़ना नहीं है, मैंने आपको सब बता दिया है। और देखो एक्स सर्विसमैन को क्या लेकर के आना पड़ता है, तो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लाना पड़ता है, बुक, पेंशन, पेमेंट ऑर्डर सब लेकर के आना पड़ता है भैया, ठीक है। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसको तो मैंने बता दिया आपको भैया, अपलोड करना पड़ेगा। और जो पहले से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोच्चि वाले में, इसी में, ठीक है, तो उनको अप्लाई नहीं करना उसी पे स्केल में। अगर आप इससे छोटी पोस्ट में तो आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसी पोस्ट पे हो तो आप अप्लाई मत करना, है ना, नहीं कंसिडर किया जाएगा, है ना। ये देखो यहाँ पे लिखा है, इस बात को आप पढ़ सकते हो। ये फीस वगैरह का मामला है, मैंने आपको बता दिया है, किसके लिए फीस नहीं, ये भी मैंने आपको बता दिया। कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, कैरियर पेज पर जाना है CSL कोच्चि के, ठीक है। वहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करनी है। रजिस्ट्रेशन में आपको मिलेगी एक ID और एक मिलेगा पासवर्ड। ये आपको मैसेज आ जाएगा, SMS आएगा या तो मेल आएगा, वहाँ जाना, SMS और मेल से ये उठा लेना, इसको उठा करके जाना, वापस लॉगिन करना, है ना। लॉगिन करोगे, अब आपको सबमिट करना है एप्लीकेशन, ठीक है। और बस ठीक है, याद रखो इस बात को, और कुछ तो है नहीं भैया, है ना। और हालांकि इसकी डेट जो है वो 17 मई कर दी है दोस्तों, 17 मई से फॉर्म खुलेगा, मैं भी आपको दिखाऊंगा, वेबसाइट पे लेकर के जाऊंगा, ठीक है।
और यहाँ पर यही बातें लिखी भैया कि कंप्लीट नहीं माना जाएगा, अगर आपने इसका फॉर्म हम नहीं भरा तो डी चालान वगैरह कुछ एक्सेप्ट नहीं है, इसमें परेशान मत होना, ठीक है। और 6 जून तक आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ये मैंने आपको बता दिया है, तो इस बात को ध्यान रखो, आखिरी में कुछ मत भरने जाना, ये सब आपको पता है, ठीक है। और ये जो है इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आपको पहले ही बताता रहता हूँ, गलत जानकारी मत दो। और ट्रैवलिंग वगैरह की बात करें दोस्तों तो एस सी एस टी पीडब्ल्यूडी को टू एंड फ्रो एक बार का जो है रियल बस का टिकट दे देंगे, लेकिन वो भी उनको क्या कहना है अपने जो क्या बोलते हैं उसको पासबुक होती है ना उसकी सेविंग पासबुक की उसके अकाउंट नंबर की आपको फ्रंट की कॉपी लेकर के रखना है, क्योंकि ये एनईएफटी के थ्रू आपके भेज देंगे जो भी चार्ज लगेगा, लेकिन आपको टिकट वगैरह दिखाना पड़ेगा, तो ये सिर्फ एस सी एस टी वालों के लिए भी है। और बाकी ये कॉल लेटर वगैरह मेल करेंगे तो अपना मेल आईडी और नंबर वगैरह सब सही डालना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर ये कैनवासिंग वगैरह मना किया है। और ये पोस्ट ये याद रख लो भैया, इस पर मेल करके आप अपनी सारी क्वेरी पूछ सकते हो, career@kochi.cochinshipyard.in, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ, ठीक है। अब अगला वीडियो में सिलेबस का बनाने वाला हूँ, तो उसको जरूर देखिएगा, ठीक है, और शेयर करिएगा दोस्तों। देखिए मैं ये मानता हूँ कि अगर ये वीडियो आपके काम का है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नहीं हो काम का ना, तो जो आपको लगता है कि आपके, देखिए कैसे मालूम चलेगा आपको कि कोई किसी काम का है कि नहीं है, फेसबुक में डाल दीजिए, किसी काम का होगा तो उसको दिख जाएगा यार आईटीआई से जरूरी। देखिए दोस्तों बहुत बेरोजगारी है, आपको मालूम है ना, ये चैनल नहीं है अभियान है। मैं इस अभियान पता है यहाँ पे इतनी मेहनत क्यों करता हूँ, एक एक पॉइंट क्यों पढ़ के पहले से बैठा रहता हूँ और आपको समझाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मेरे को ये लगता है कि अपने ये इंडिया ना थक गया, इसमें बेरोजगारी सुन सुन के मैं थक गया हूँ कि हम देखते हैं हम एक कॉमन इंसान कर क्या रहा है, सरकार के भरोसे बैठे हो आप, वो आपको नौकरी देंगे, कितना सरकार के भरोसे बैठोगे भैया, कब तक और बैठोगे, थक नहीं गए आप लोग? आपको नहीं लगता कि आपको खुद खड़े होकर के ये काम करना चाहिए? ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम कमाएं, हम उठे अपने पैरों पे। इसके लिए दोस्तों सबसे बड़ी चीज क्या होती है, नॉलेज और अवेयरनेस, ठीक है। नॉलेज हमारी स्टडी का और अवेयरनेस हमारी अपॉर्चुनिटी का। अगर नॉलेज आपका काम है, लेकर के रखिए अपनी फील्ड में, अपॉर्चुनिटी की चीज मैं आपके लिए कर रहा हूं। अगर आप हर वेबसाइट पे अवेयर नहीं हो सकते तो ये काम मैं आपके लिए कर रहा हूं, बिल्कुल। और मैं चाहता हूं दोस्तों कि ये अभियान हमारा डिस्कशन विद मनोज एक चैनल नहीं है, एक अभियान है। डिस्कस करिए, हम यहाँ डिस्कस करते हैं, आप कमेंट करिए, आप उससे पूछिए, मैं आपका जवाब दूंगा, ठीक है। लेकिन कभी थोड़ा सा देर हो जाए तो उसमें नाराज मत हुई, है ना। आपको पता है मैं आप ही के लिए लगा रहता हूँ, दिन भर वेबसाइट्स में आपके लिए लगा हूं कि भैया कैसे भी करके हिंदुस्तान से ये चीजें हटानी है। और मेरी प्यारी बहनों, आप अगर इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो भैया देखो आज रुको मत। माता पिता ने आपको पढ़ा करके ये एक सिंबल दे दिया है कि बेटा मैं इतना पढ़ा रहा हूँ आज इसलिए ताकि तुम अपने पैरों पे खड़ा हो जाओ, है ना। कल को मैं शादी भी करूं तुम्हारी तो मुझे ये रहे कि हाँ यार मेरी बच्ची के पास जॉब है, उसे कोई नीचे नहीं गिरा सकता, उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे अपने पैरों पे कोई रख नहीं सकता, दबा नहीं सकता, समझ गए। तो ये कब दोगे आप उन्हें? आपको मालूम है ना कोरोना काल में कई लोगों ने अपने माता पिता खो दिए हैं, क्या आप इसी दिन का वेट कर रहे हैं? नहीं ना, है ना। यहाँ समय किसी का सगा नहीं दोस्तों, और लाइफ तो कभी किसी का सगा नहीं होती। किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया उसने कि सबके साथ अच्छा अच्छा करेगी, और आप भी ऐसा मत करना। लाइफ ने अगर आपको अच्छा दिया तो आप भगवान को पूछ तो सब करते हो, लेकिन जिस दिन लाइफ आपको गिरा दे, गलत दे दे, तो आप भगवान को गाली देते हो, मूर्तियां फेंकने लगते हो। ये मत किया करो, है ना। एक न्यूट्रल व्यक्ति बनो कि ठीक है भैया, लाइफ में जब आपको पता है, हर किसी ने बता दिया कि इसके अप भी है इसके डाउन भी है, सिक्के के दो पहलू हैं, दिन भी है रात भी, एक दिन आती तो अगले पल रात आती है, तो एक दिन खुशी है तो अगले पल आएगी, है ना। एक साधु से एक राजा ने एक साधु से जब मिला, वो मैं छोटी सी कहानी सुनाता हूँ आपको, फिर ये वीडियो खत्म कर दूंगा। एक राजा एक साधु से मिला और साधु से बोला कि यार मुझे एक मेरे हाथ पर कुछ ऐसा लिख दो जिसको देख करके मैं दुखी हूं, जब जब मेरे पास बुरा समय आए तो उसको पढ़ते ही मैं अच्छा हो जाऊं, हंसने लगूं, और जब जब मेरे पास अच्छा समय आए तो मैं फिर से उसको पढ़ूं और ज्यादा खुश ना हूं। समझ गया आप, है ना। तो ऐसी क्या लकीर थी, तो उस साधु ने उनके हाथ पे एक चीज लिखी, और सच में वो राजा जो चाहता था वो हो गया। अब आप सोचो क्या ऐसा लिखा होगा, साधु ने ये लिख दिया था उसके हाथ में कि ये समय भी बीत जाएगा, ये समय भी बीत जाएगा। तो इससे क्या राजा समझा, तो राजा जब भी बहुत दुखी होता था ना, हमेशा उस लाइन को पढ़ लेता था हाथ में जो लिखी हुई थी कि ये समय भी बीत जाएगा। इसका मतलब ये कि दुखी आज हूं, कल नहीं रहूंगा। लेकिन जब खुशी होती थी तो वो फिर उस लाइन को पढ़ता था, तो उसको फिर मायूसी छा जाती थी कि अरे यार ये समय भी बीत जाएगा। तो इससे क्या होता दोस्तों, ये करते करते राजा एक दिन न्यूट्रल हो गया कि यार ये सब टेम्परेरी है, सब गायब हो जाना है। तो माता पिता भी टेम्परेरी है, मैं भी और आप भी, सब टेम्परेरी है, इस दुनिया में हर चीज टेम्परेरी है। बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, काम करो, जॉब लो, ये तैयारी के नाम पर बैठना, ये करना, समय व्यर्थ मत करो। एवरेज लाइफ 60 होगी, अगर आप 25-30 के हो गए, 30 साल और जीने, है ना। 30 साल में एंजॉय कब करोगे? कमाओ, घूमो फिरो, थोड़ा ऐश करो, यूं ही लाइफ नहीं गवा दो। तैयारी के नाम पे दुनिया घुट रही है, सब कलेक्टर नहीं बन जाएंगे,
कुछ को नौकरी करनी पड़ेगी। और क्यों खुश नहीं हो यार? मैंने देखा है कलेक्टरी पा करके भी लोग खुश नहीं है और नीचे वाले भी खुश नहीं। तो कहने का मतलब है कि ये मत सोचिए कि आपको बड़ी पोस्ट मिल जाएगी तो वो खुशी का प्रतीक होगी। खुशी तो अंदर से आएगी, खुशी तो पूरी तरीके से अंदर से आएगी। और ये डिपेंड करता है आप पर कि क्या आप उसमें छोटे से में भी खुश हो। अगर खुश हो तो तुमसे बड़ा राजा इस दुनिया में धरती पर कोई नहीं है। लगे तो साधु की लाइन में लिख लो अपने हाथ में, बहुत काम की, मैंने आज बता दी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। जैसा भी लगा आपको वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझसे जरूर मिलिएगा, ठीक है। तो आपके साथ आपका ये दोस्त अलविदा लेता है, यहाँ पर सिलेबस के साथ मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय, सी यू।